यदि कोई एग्जाम क्लियर करना चाहता है, एग्जाम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे यूपीएससी का हो, अगर एक बार असफल हो जाता है तो कहीं ना कहीं जो समाज है उस पर ताने मारने लगते हैं। अगर 5 बार आप असफल हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत चीजों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे ही एक आईपीएस है वयोम बिंदल जी, साल 2021 बैच के आईपीएस अफसर है और मुजफ्फरनगर में एएसपी के रूप में कार्यरत है। सीओसिटी सर्किल क्षेत्र देख रहे हैं। 4 जनवरी को उन्होंने चार्ज संभाला। आइए किस तरह से उन्होंने तैयारी करते थे और कैसे यूपीएससी क्रैक कर आईपीएस बने हैं। सर सबसे पहले तो आपका खोजी न्यूज में स्वागत है। धन्यवाद। सर यूपीएससी क्लियर कर आईपीएस तक का सफर कैसा रहा, सीढ़ी चढ़कर आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि मोर देन एग्जाम्पल ऑफ सक्सेस आई वुड लाइक टू बी सेलिब्रेटेड एज एग्जाम्पल ऑफ एग्जाम्पलरी फेलियर, क्योंकि मैं 5 बार इसमें असफल हुआ हूँ और मैं छठी बार में जाके सक्सेसफुल हुआ हूँ। तो सबसे पहले तो मैं, कोई ये बोलता है कि यार 6 बार आपने छठी बार में जाके हुए तो आपको क्या लगता है ये वर्थ था? तो मैं इसमें कोट करना चाहूँगा कि जब किसी ने एडिसन से पूछा कि भाई आपने 10,000 बार ट्राई किया और आपसे बल्ब नहीं बना, तो आपको क्या लगता है कि ये वर्थ था? तो एडिसन का जवाब ये था कि मैं 9,999 वो तरीके जानता हूँ जिससे बल्ब नहीं बनता है। तो वो भी मेरी सीख है। तो मैं कहूँगा कि छठी बार में जो मुझे सफलता मिली है, तो मैं ये जानता हूँ कि 5वीं बार जब मैं फेल हुआ था तो क्या कारण थे, और उस प्रोसेस में मैंने बहुत कुछ सीखा। तो मैं कहूँगा कि ये रास्ता बहुत मुश्किलों भरा था, बहुत मुश्किल थे इस रास्ते में, लेकिन मेरे साथ मेरे परिवार थे, मेरे दोस्त थे, जिनके कारण मैं बार बार अपने फेलियर से सीखता चला गया। जैसे कहते हैं ना कि यू, मतलब कि अगर आपने अपने फेलियर से सीख लिया तो वो फेलियर नहीं है। और दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहूँगा कि भाई यू कैनॉट फेल अंटिल यू क्विट। तो मैंने इस चीज़ को अपने जीवन में अनुभव किया है। आपकी तब तक हार नहीं होती जब तक आप हार नहीं मानते। सर ये आपने सही किया है, जब तक हार नहीं होती जब तक आप हार नहीं मानते हैं। अगर लगातार आप असफल हो रहे हैं और आपने सफलता ग्रहण कर लिया तो आप जीत गए। जी हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ कि जब तक आप असफलता आपको आपने अपने मन से नहीं माना ना, तब तक आपको कोई हार नहीं दिलवा सकता। और जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उन्हें ये भी बताना चाहूँगा कि बहुत बार हम कई बार एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएँ, कई बार अटेम्प्ट्स के कारण ऐसा भी होता है कि उसको लगे कि अब तो मेरा एग्ज़ाम निकल ही नहीं पाएगा। जैसे यूपीएससी में 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, अगर मान लीजिए दुर्भाग्यतापूर्णवश किसी का 6 बार में नहीं होता है, तो भी वो मन में हार ना माने, क्योंकि अगर उसको ऑब्जेक्टिव लोक सेवा था, उसको ज़रूर मिलेगी। मैं उदाहरण के तौर पे लाल बहादुर शास्त्री का किस्सा शायद लोगों ने सुना भी होगा। कहते हैं कि जब वो रेलवे में काम करने के लिए गए, इंटरव्यू दिया उन्होंने, तो वहाँ से वो निकाल दिए गए थे। जबकि मतलब उस टाइम वे बहुत गरीब थे और उन्हें उस जॉब की सख्त आवश्यकता थी। उसके बाद जब वो देश के प्रधानमंत्री बने, तो फिर जिस बंदे ने उनका इंटरव्यू लिया था, ऐसा बताया जाता है कि उसके पास गए वो, तो वो थोड़ा डर गया कि भई मैंने तो आपको सॉरी उस टाइम निकाल दिया था। कहते हैं नहीं-नहीं, ये तो आपका मैं शुक्रिया अदा करने आया हूँ। उस टाइम अगर आपने मुझे रेलवे में नौकरी दे दी होती, तो मैं आज भी रेलवे में एक मामूली कर्मचारी होता। नहीं, और आज मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ। तो बात वही है, चाहे उनके मन में लोकसभा की भावना थी, जो भी था। आपका लक्ष्य हमेशा सामने रखिए। आप तब तक फेल नहीं हो सकते जब तक आप अपने मन से हार नहीं मानते हैं। एक एग्ज़ाम देखिए, सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम है मैं मानता हूँ वो लाइफ़ है, ठीक है ना? ये बाकी सारे एग्ज़ाम तो उनके सामने छोटे हैं। आपका जो बड़ा लक्ष्य है वो हमेशा आपकी दृष्टि में होना चाहिए। उसको प्राप्त करने के कई रास्ते हो सकते हैं। अगर एक रास्ता बंद होगा, दूसरा खुल जाएगा, दूसरा बंद होगा, तीसरा खुल जाएगा। लेकिन हार कभी ना मानें। बीटेक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल से बीटेक किया आपने, तो आईपीएस की ओर कैसे आना हुआ आपका बीटेक इलेक्ट्रिकल से? इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जब मैं एक ऐसे परिवार से आता हूँ कि मेरे पिताजी जो हैं वो हमेशा वनवासियों की सेवा के लिए जुड़े रहे हैं। मेरे परिवार में एक समाज सेवा की भावना निश्चित ही रही है। तो जब मैं उनको कार्य करते देखता था, तो मुझे एक चीज़ महसूस हुई कि लोक सेवा या यूपीएससी एग्ज़ाम करके हमें शायद एक ऐसा अवसर मिल सकता है जिससे हम और भी बड़े पैमाने पर लोक सेवा कर सकते हैं। और इसीलिए जो है मैं बीटेक करने के बाद इस दिशा में परिवर्तित हुआ। क्या बचपन से था सर एक आईपीएस अफसर बनना है या किसी और फील्ड में जाने का था, लेकिन अचानक आप आईपीएस अफसर बन गए? देखिए, बचपन में तो क्या होता है कि जैसे आम तौर पे किसी बच्चे की तरह हम कभी किसी मूवी में देख लिया तो हम बोलते हैं हम साइंटिस्ट बन जाएँगे, डॉक्टर बन जाएँगे। पर 11वीं-12वीं के बाद, या मैं बल्कि ये कहूँगा अपनी ग्रेजुएशन खत्म होने के बाद, मुझे इस चीज़ पे जब मैंने गहनता से अपने करियर को लेकर सोचा, तो फिर मुझे महसूस हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, कि अगर मैं समाज की सेवा के लिए जाना चाहूँ, दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि ये भी एक बात सच है कि ये एक बहुत अच्छी नौकरी है। मतलब समाज सेवा इसका एक पक्ष है, दूसरा अगर आप प्रोफ़ेशनली अपने लिए भी देखें तो एक सिक्योर जॉब रहती है। इसमें क्या कहते हैं, आपको जो है अच्छा, मतलब सरकार की तरफ से वेतन मिलता है, अच्छी नौकरियों में गिनी जाती है। तो एक अच्छी नौकरी भी है, जो कोई भी आम आदमी देखता है। दूसरा, इसमें उसके नौकरी के साथ-साथ आपको सेवा करने का अवसर मिलता है। बहुत सारी नौकरियों में आपको सेवा करने के लिए अलग से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कॉर्पोरेट जगत में भी हैं, तो आप
नौकरी कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, फिर आप सेवा के लिए अलग से पैसे कुछ उसमें से निकाल के दान करेंगे या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करेंगे। इसमें आप अपने कर्तव्य के साथ-साथ समाज सेवा कर सकते हैं। तो मुझे ये एक यूनिक अपॉर्च्युनिटी महसूस हुई। तो इसलिए फिर मैंने ग्रेजुएशन मेरी खत्म होने के बाद सोचा कि मैं सिविल सेवा की तरफ जाऊँ। सर, इस चुनौती भरे सफर में किसका परिवार में सबसे ज्यादा आपको सहयोग रहा, जिसने आपको तो 5 बार असफल होने के बाद भी टूटने नहीं दिया और आपका हौसला लगातार बढ़ाते रहे, जिसकी वजह से आज अपनी मेहनत के दम पर आप आईपीएस अफसर साल 2021 के बन गए? मैं कहूँगा इसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मेरे पिताजी का है। मेरे पिताजी ने मेरी हर असफलता के बाद भी मेरा साथ दिया। तो किस तरह का हौसला आपके पिताजी बढ़ाते थे? मैं कहूँगा वो 2 तरह से मेरी हौसला अफ़ज़ाई करते थे। एक तो ये कि मुझे खुद पर विश्वास दिलवाना कि तुम कर सकते हो। उन्होंने मुझे बोला कि भई ऐसा कुछ नहीं है, हर एग्ज़ाम हर एग्ज़ाम को हर व्यक्ति क्लियर कर सकता है अगर वो ठान ले तो। तो यू हैव द कैपेबिलिटी, आपके अंदर वो जो है काबिलियत है कि आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। दूसरा मैं ये मानता हूँ क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अनिश्चितता होती है, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है। तो उसके लिए हमेशा उन्होंने मुझे जो है फाइनेंशियली, प्रोफ़ेशनली सपोर्ट करा। मेरे पिताजी एक व्यवसायी हैं, मैंने कुछ टाइम पे उनके साथ भी कार्य किया, जिससे मेरा थोड़ा मन भी थोड़ा-सा मतलब एक जगह पढ़ाई कर के जैसे सिचुएशन हो जाती है, थोड़ा-सा वो भी माइंड फ्रेशन अप हुआ। प्लस उन्होंने हमेशा मेरे सामने एक सेकंड ऑप्शन रख के मुझे ये बताया कि कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ फेल हो गए तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी है, जो एक अच्छा ऑप्शन है। तो मैं मानूँगा ये जो उन्होंने मेरी हौसला अफ़ज़ाई करी, इसी के कारण जो है मैं छठे अटेम्प्ट तक जा पाया। क्या कोई आपके परिवार में भी पहले कोई सिविल सर्विसेज में, या आप पहले ही बंदे हैं जो आप सिविल सर्विसेज क्रैक किया? जी हाँ, मैं अपने परिवार में पहला व्यक्ति हूँ जो सिविल सर्विस में है। इसके अतिरिक्त मेरे परिवार में मैक्सिमम लोग या तो डॉक्टर हैं या व्यवसायी हैं। तैयारी के दौरान सबसे ज़्यादा अगर मैं किसी गुरु का बात करूँ तो कौन कौन आपसे आपका मार्गदर्शन करते थे? कौन आपका लगातार मोटिवेट करते थे? देखिए, वैसे तो मेरा इतना लंबा सफ़र रहा है, इसमें इतने ज़्यादा गुरु हुए हैं, किसी एक का नाम लेना हो सकता है, बाकियों के प्रति अन्याय हो। फिर भी कपिल सिक्का सर थे, जो जिनसे मैं कभी भी किसी टाइप के गाइडेंस ले सकता था। मतलब एक गुरु होते हैं कि जो आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट के हैं या उस चीज़ के आपको उसी के बारे में ज्ञान देते हैं। तो उन्होंने मुझे सब किसी भी सब्जेक्ट के बारे में मुझसे हटकर इन जनरल भी प्रिपरेशन के बारे में हमेशा वो मेरे लिए रेडी रहते थे। तो मैं इस चीज़ के लिए उनका बहुत ऋणी हूँ। हर व्यक्ति का एक फ्रेंड सर्कल होता है जब तैयारी करता है किसी एग्ज़ाम की, तो आपका भी एक फ्रेंड सर्कल होगा। तो क्या आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई आईएएस, आईपीएस है? देखिए मेरे फ्रेंड सर्कल में जो मेरे बहुत ही निजी वाला जो मेरा बिल्कुल क्लोज़ वाला फ्रेंड सर्कल में था, उसमें तो कोई आईएएस, आईपीएस नहीं बन पाया। वो भी लास्ट अटेम्प्ट तक गए थे, कुछ लोग नहीं भी गए थे। तो उनका तैयारी मेरे साथ की थी उन्होंने, लेकिन वो नहीं क्लियर नहीं कर पाए थे। आपने अभी पिछले मेरे सवाल के जवाब में मूवी की बात की। ऐसी कौन-सी मूवी है जिसमें देख के लगता था किसी हीरो को ये पुलिस अफ़सर या कोई अन्य अफ़सर, जिसे देखकर तब मैं भी बड़ा होकर ऐसा अफ़सर बनूँगा? देखिए एज़ सच तो मतलब कोई मूवी बचपन में बहुत देखी थी। उसको मुझे मोटिवेशन लेकर सिविल सेवा का बचपन में ऐसी याद आती है मुझे स्पेसिफ़िक तो नहीं याद ऐसा कुछ पड़ता है। पर जैसे किरण बेदी मैडम के कई बार टीवी पे शोज़ आते थे, तो उन्हें देखकर मुझे एक लगता था कि किस तरह एक मतलब सिविल सेवक जो है, वो समाज के सुधार के बारे में कार्य कर सकता है। यूपीएससी का आपने छठी 6 अटेम्प्ट में क्लियर किया। तो कितने घंटे पढ़ाई करते थे? कितना गैप लेके पढ़ाई करते थे? रात में करते थे या सुबह में करते थे? देखिए, मैं कहूँगा काफ़ी ये सब्जेक्टिव चीज़ है, इस एडवाइस को मेरी युवा ऐसे ना लें कि ऐसा ही करना होता है। मैं ये मानता हूँ कि अगर आप डेली 6 से 8 घंटे फ़ोकस होके स्टडी करें, एग्ज़ाम ओरिएंटेड स्टडी करें, तो वो सफिशिएंट होता है। समय कोई भी हो सकता है, आप रात को भी कर सकते हैं, सुबह भी कर सकते हैं। अगर शुरुआती शिक्षा से लेकर अब मैं बात करूँ तो अंतिम शिक्षा तक कहाँ-कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की और कौन-कौन सी क्लास ऐसी है जिसमें आपने टॉप किया हो? देखिए, मेरी शिक्षा हिमाचल में ही हुई है, तो मैंने गीतादर्श विद्यालय से अपनी 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करी है। प्लस 1 प्लस 2 बीएल सेंटर पब्लिक स्कूल ये भी सोलन में ही है। उसके बाद मैंने बीटेक करी है एनआईटी हमीरपुर हिमाचल प्रदेश में है ये भी। तो टॉप मैं कहूँगा कि जब मैं पहली से 10वीं कक्षा में था, तो इन जनरल मैं टॉप 3 टॉप 4 में ही रहता था। प्लस 1 प्लस 2 में मेरा अच्छा प्रदर्शन था। बीटेक में मैं क्या कहते हैं इंटर्नशिप में बाहर स्पेन भी गया था और वहाँ बीटेक खत्म करने के बाद मुझे जॉब भी ऑफ़र हुई थी। पर क्योंकि मेरा लक्ष्य सिविल सर्विस था, तो फिर मैंने वो जॉइन नहीं किया। लगातार कितने घंटे एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए और कितना गैप उसके बाद लेने के बाद उसको दोबारा से बैठकर पढ़ना चाहिए? मुझे लगता है कि हमारा अटेंशन स्पैन 45 से 50 मिनट तक होता है। उसके बाद वो डाउन होना शुरू हो जाता है या मैक्सिमम 1 घंटे का। तो 1-1 घंटे के ब्रेक पे मेरे ख्याल से पढ़ाई करना अच्छा रहता है। सर, आप हिमाचल प्रदेश के कैडर मिला आपको, लेकिन यूपी कैडर आपका कैसे आना हुआ? देखिए, अब ये तो मैं कहूँगा कि मेरा विवाह हुआ और मेरी जो धर्मपत्नी है, वो आईएएस ऑफ़िसर हैं 20 बैच की।
तो उनसे विवाह होने के बाद, हमारा कोर्ट मैरिज होने के बाद, हमने आपस में डिस्कस किया, मैंने और उसने डिस्कस किया, हमने अपने सीनियर से भी डिस्कस किया। तो उन सब से डिस्कस करने के बाद हमें पता चला कि हमने इस निष्कर्ष पे पहुँचे कि हर कैडर के अपने प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि हिमाचल बुरा कैडर है या यूपी बुरा कैडर है या कोई और भी बुरा अच्छा कैडर है। हर कैडर के अपने प्रोज़ एंड कॉन्स होते हैं। तो हमने जब नेट वेइ किया, हमें अपने हिसाब से, और फिर वो प्रोज़ एंड कॉन्स भी व्यक्ति से व्यक्ति चेंज करते हैं। किसी एक व्यक्ति के लिए कोई एक चीज़ अच्छी हो सकती है, किसी दूसरे के लिए कोई और चीज़ अच्छी हो सकती है। तो उसमें जब हमने नेट प्रोज़ एंड कॉन्स को बैलेंस किया सीनियर से एडवाइस लेके, तो हमें लगा कि शायद यूपी जो है इसमें एक बेटर ऑप्शन। सर आपने कहा है 2020 बैच की आईएएस अफसर है आपकी पत्नी, तो सर क्या नाम है और कहाँ पोस्टिंग है? हाँ, उनका नाम नुपुर गोयल है। इस टाइम वो मेरठ में पोस्टेड है। तो किस तरह का मैसेज देना चाहेंगे जो युवा तैयारी कर रहे हैं आज यूपीएससी की या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वे तैयारी करें और क्या टिप्स उनको देना चाहेंगे विशेष? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप यूपीएससी क्यों कर रहे हैं, इसका मोटिव आपके मन में क्लियर होना चाहिए और ये सेल्फ मोटिवेशन होना चाहिए। अगर आप किसी को देखकर, मुझे भी देखकर या किसी और को देखकर या अपने माता-पिता के कहने पर, किसी भी तरह के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दबाव में आकर समाज में उनके जैसे इमेज आ रही है, उस चीज़ से लेकर अगर आप तैयारी करने जाएँगे, तो मुझे लगता है कि इतना मुश्किल एग्ज़ाम है, लंबी दौड़ है, तो शायद आप सफल ना हो पाएँ। सबसे पहले आपकी एक आंतरिक, एक इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए कि मुझे सिविल सर्विस क्लियर करना है और सेकेंडली मुझे क्लियर क्यों करना है। तो वो नक्शा आपके मन में हमेशा होना चाहिए कि मुझे ये लोक सेवा के लिए करना है या जो भी कारण है। तो ताकि आपके मन में हमेशा मोटिवेशन रहे। तीसरा, आपको हार्ड वर्क की जगह स्मार्ट वर्क पे फ़ोकस करना है। हार्ड वर्क तो आपको करना ही करना है, लेकिन उस हार्ड वर्क की दिशा भी सेम होनी चाहिए, दिशा भी जो है वो भी सही होनी चाहिए। तो मैं कहूँगा स्मार्ट वर्क पे आपको फ़ोकस करना है। ठीक है, ये थे हमारे साथ साल 2021 बैच के आईपीएस अफसर वरुण बिंदल जी। इन्होंने बताया किस तरह से तैयारी की और किस तरह से इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर आईपीएस ऑफिसर बने। इन्होंने जो तैयारी यूपीएससी की कर रहे हैं उनको टिप्स भी दिए हैं। देखिए आप पूरा इंटरव्यू, मेरे साथ मैं हूँ आपके साथ फिरोज।